नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ वेलकम। हर बार की तरह ये भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फिल इंफॉर्मेशन वाली वीडियो है। और आज हम पूरे यूरोप के जाने की शेंजन पार्ट के बारे में बात करेंगे। कौन सी कंट्री में क्या चल रहा है, कौन सी कंट्री का वीज़ा ओपन हो चुका है, कौन सी कंट्री का वीज़ा अभी नहीं ओपन हुआ, कौन सी कंट्री की टीआरसी अच्छी है, और थोड़े से क्वेश्चन आपकी ओर से किए गए हैं, उन पर बात करेंगे। ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हर बार की तरह यही बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि मेरे साथ और आदमी जुड़ सकें। ठीक, तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बहुत अच्छा मोटिवेशनल दे रहे हो, आपके कमेंटिंग आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पर, तो अच्छा मोटिवेशन डोज एक मिल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक भाई का मैसेज आया हंगरी को लेकर, जिसका भाई ने मेरे से पूछा है कि वर्क परमिट के बारे में बताएं, क्या कॉस्ट है, क्या टाइम पीरियड होगा, क्या कितने ड्यूरेशन का होगा वीज़ा, ऑल ओवर उसके बारे में मेरे को बताने का ट्राई करें। तो मैं आपको सभी को उसी का आंसर एक दे देता हूँ। फिलहाल तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है कि जो हंगरी का वीज़ा चल रहा है। रिसेंट चल रहा था दिसंबर में, मैंने आपको बोला था, बहुत अच्छा उसका कॉस्ट प्राइस था। काफ़ी जानों ने मेरे से अप्लाई भी करवाया था, और जिन्होंने अप्लाई किया था कईयों के वीज़े आ चुके हैं, कईयों की अभी फाइल लगी हुई है। तकरीबन आप ऐसे मान लो दिसंबर में मेरे पास आया था वीज़ा, और वो जनवरी के मिड तक होते होते कईयों का तो क्लियर भी हो चुका है। ठीक है। जिस आदमी का मैंने उनको नंबर प्रोवाइड किया था, बहुत अच्छा काम करके उन्होंने दिया है। तो और काफ़ी जनों का मेरे को मोटिवेशनल डोज आता है। ठीक है, कि मेरा काम हो चुका है। ठीक है। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जैसे कि शेंजन कंट्री जितनी भी होती हैं, जैसे कोई कंपनी होगी ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मेरी कंपनी है, मेरे को आदमियों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, किसी कंसल्टेंट को बोलूँगा कि मेरे को इतने आदमी चाहिए वर्कर, जहाँ वर्कर लगा लो आप, मेरे को इतने चाहिए, आप मेरे को वर्कर प्रोवाइड करके दो। तो वो वर्कर क्या करते हैं, वो आदमी हायर करते हैं और कंपनी को दिलवाते हैं। और बेसिक इसमें सिर्फ इतना काम होता है कि उनको वीज़ा प्रोवाइड करना। ठीक है। जेनुअल पेपर लगे होते हैं, एम्बेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आदमियों को एक्सेप्ट कर लेती है और कंट्री में आने देती है। ठीक है। ऐसा प्रोसेस होता है। ये माइंड में से निकाल दो कि एम्बेसी हमें वीज़ा देती है। ज़रूर एम्बेसी वीज़ा ज़रूर देती है, लेकिन जितना प्रोसेस होता है वो सभी कंपनी का और एजेंट का होता है। सिर्फ एम्बेसी का काम होता है उन डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करना कि ओरिजिनल है कि फेक है, और उस बिहाव पर आपको वीज़ा मिलता है। ठीक है। ये आपसे माइंड से अभी जो क्लिक थी क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि अभी तक मेरे पास कोई ऐसी अपडेट नहीं है हंगरी वीज़े को लेकर कि मैं आपको बता सकूँ। जो रिसेंट थी, काफ़ी आदमी उसमें से जा चुके हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया। तो उसके पर जब भी कोई अपडेट आएगा भाई, तो मैं वीडियो प्रॉपर बना कर दूंगा। जैसे नीदरलैंड की एक मेरे पास आई हुई है, 2-3 आदमियों ने उसमें से उसको सेलेक्ट भी किया है, उसमें मल्टीपल जॉब्स है, तो उन्होंने पासपोर्ट जो है जो आदमी को पकड़ा भी दिया है। ठीक है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप लोग पता क्या करते हो, आप जो, मैं कुछ सभी को नहीं बोलता हूँ, कुछ परसेंट आदमी क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उनके बाद बोलते हैं कि हम भाई परसों आपके पास आएंगे या चौथ आएंगे, उसके बाद वो जाते ही नहीं उनके पास। ठीक है। फिर मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा था, तो मैं कब जाऊँ। तो भाई आपकी मर्जी, आप जब मर्जी जाओ, जब मर्जी जाके उनको पासवर्ड अपना पकड़ाओ, आपका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे वो। जैसा आपको ठीक लगे वैसा किया करो, लेकिन हाँ, कॉल पर ऐसे मतलब कि उनके साथ लंबी चौड़ी बातें मत किया करो भाई, क्योंकि जब डाउट उसने क्लियर कर दे, बार बार मैसेज करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। इससे अच्छा आप उनके ऑफिस में विजिट करके आया करो। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से पोर्चुगाल की आई हुई है, भाई ने बोला है कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो चुका है। क्या भाई आपको लगता है कि वैसी ओपन होएगी। तो मैंने पीछे भी 2-3 वीडियो में ये बोला था, तो मैं आज फिर से बोलूँगा कि भाई प्रोसेस चाहे स्लो हो चाहे फास्ट हो, उससे वैसी को कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई वीज़ा ओपनिंग का लेना देना नहीं है, कोई इमिग्रेशन ओपन का लेना देना नहीं है। पता नहीं आप कहाँ से वीडियो उठाते हो, कौन आपको बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने एक भी वीडियो पोर्चुगाल पर नहीं डाली हुई कि हाँ कि पोर्चुगाल के पेपर ओपन होने वाले हैं। ठीक है। रही बात जब भी पेपर ओपन होएंगे, मैंने इतनी बार भी बोला है, मेरे को ऐसा लगता है कि जून के मिड में या जून के बाद या जून के आसपास लगा लो कि ओपन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इनका जो प्रोसेस चल रहा है, जब अब वो क्लियर होने वाला है बहुत जल्द। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा, उनका माइंड सेटअप होगा, तो वो ओपन करेंगे, क्योंकि उस पर बैठक होगी, फिर वो ओपन होगी। ऐसे ही नहीं होगा। जो अंदाजा जून का बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो इनका वो टाइम पीरियड था, जितने आदमियों ने क्लियर करने थे, वो पहले ही क्लियर हो जाएंगे। आप ऐसा लगा लो मार्च अप्रैल तक वो क्लियरिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 3 मंथ्स के अराउंड, जैसे कि लगा लो आप 2024 के मार्च अप्रैल की जो है वो नोटिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है।
और तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई ने क्रोशिया के लिए क्वेश्चन किया था। भाई बोला था कि अगर मेरे पास टीआरसी क्रोशिया की है तो क्या मैं जर्मन में जाकर काम कर सकता हूँ। तो भाई मैं ऑलवेज ही बोलता हूँ, आपके पास किसी भी कंट्री की हो चाहे टीआरसी, ठीक है, स्पेन और पोर्चुगल को छोड़कर किसी और कंट्री की भी होगी टीआरसी, तो आप अनदर कंट्री में जाकर एज अ लीगल होकर आप काम नहीं कर सकते। स्पेन और पोर्चुगल के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जो यहाँ पर टीआरसी मिलती है वो होती है रेजिडेंसी। वो टीआरसी क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है अनदर कंट्री में। वहाँ पर आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा, जब आप लैंग्वेज टेस्ट पास कर जाओगे कि उसके बाद आपको वहाँ की कंट्री की टीआरसी मिल जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से आपका जीरो का प्रोसेस, जो वो कंट्री का प्रोसेस चलता है वो कंट्री का प्रोसेस चल पड़ेगा, ऐसा है, ठीक है। और मैं एक बात आपको और बता देता हूँ, आप जस्ट वीडियो को देखा करो जस्ट नॉलेज बेस लेने के लिए, और कुछ मत सोचा करो, ठीक है। ट्रस्ट करा करो, लेकिन ऐसे ही मत सोचा करो कि इतना इजीली सब कुछ हो जाएगा। भाई इतना इजीली कुछ नहीं होता। टीआरसी जो है उसको लेने में जो मेहनत लगती है वो इतनी जल्दी एक्सचेंजेबल भी नहीं होती, ये अगर आप सोचते हो तो, ठीक है। काफ़ी कॉस्ट लगेगी आपको चेंज कराने में भी, ठीक है। अभी सल्वीनिया का जो था वीज़ा आ रहा था, भाई ने एक ने पूछा था कि सल्वीनिया में अच्छे पैसे बनते थे एज कम्पेयर टू स्लोवाकिया। तो भाई मैंने पहले भी बोला है, जो भी जो भी कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रियों के सिर्फ नाम अलग अलग हैं, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया, ठीक है। लेकिन जो आपको वहाँ सेविंग होगी, जो आप अर्न करोगे, वो टोटली सिमिलर है, कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, डिट्टो ही है, एक ही बात है। अगर आप वहाँ चले जाओ, अगर आप वहाँ चले जाओ। एक भाई ने मैसेज किया था कि मेरे पास क्रोशिया की टीआरसी कार्ड है, क्या मैं इटली में जाकर असाइलम लगाऊं तो क्या मेरी एक्सेप्ट होएगी कि नहीं होएगी। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, टीआरसी पर आप इटली में तो चले जाओगे, लेकिन वहाँ पर आपका लक लगेगा कि आपको असाइलम अप्लाई होगी कि नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हर कंट्री का प्रोसेस अलग होता है। डाटा शेयरिंग ये तब करते हैं जब कोई क्रिमिनल आपने बहुत बड़े लेवल पर कर दिया है, फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया है, आप ड्रग्स में पकड़े गए हो, कुछ ऐसा बड़ा सा मतलब कि आपके ऊपर क्राइम लग जाए, तो फिर जो जितनी शेंजन कंट्री होती हैं ये सभी डाटा एक दूसरे के साथ शेयर कर लेती हैं उस आदमी के लिए, कि जब भी आपकी फिंगर होंगे वहाँ पता चल जाएगा कि आप मतलब कि कैसे कैटेगरी में आदमी हो, ठीक है। मेरे को मैसेज किया था स्पेन को लेकर, भाई ने बोला कि स्पेन की अगर पार्लियामेंट करवाकर हम फ्रांस में काम कर लें तो क्या हमको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा। तो मैं भाई आपको एक बात बता देता हूँ, चाहे आप स्पेन में लेकर काम कर लो, चाहे आप फ्रांस में जाकर काम कर लो, जो स्टार्टिंग अर्निंग होगी वो टोटली सेम ही रहेगी। वहाँ पर भी आपको उतना ही बनेगा, वहाँ यहाँ भी आपको उतना ही बनेगा। स्पेन और फ्रांस में कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, फ्रांस में जरूर काम बहुत मिल जाता है, ये तो मैंने भी सुना है और देखा भी है कि काम वहाँ पर काफ़ी मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम वहाँ पर बहुत है, पेंट का काम वहाँ पर बहुत है, रेस्टोरेंट का काम भी वहाँ पर बहुत है, ये काम आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि वहाँ पर जाके मैं मतलब कि एक अच्छी अर्निंग स्टार्ट कर लूँगा, तो भाई वो आपके मन में डाउट है। जितने भी बंदे हैं इमिग्रेंट्स हैं जो कच्चे आदमी हैं, फॉर एग्जांपल उनके पास टीआरसी कार्ड भी नहीं है, वो वहाँ पर जाकर इतनी अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जर्मन या एज़ कम्पेयर टू लग्जमबर्ग, ठीक है। और एक लग्जमबर्ग की बात और बताता हूँ, अभी रिसेंट एक मैसेज आया था भाई का, भाई बोल रहा था कि लग्जमबर्ग में अच्छी अर्निंग होती है। ऑफ कोर्स अच्छी अर्निंग होती है, लेकिन भाई वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, एक बार वो भी नोटिस कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जो लिविंग स्टैंडर्ड ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे स्विट्ज़रलैंड का हाईली है एज़ कम्पेयर टू लग्जमबर्ग, टोटली सिमिलर है। दोनों कंट्रियाँ ऐसी हैं कि हाईली कॉस्ट चार्ज करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने वहाँ पर एक कॉफ़ी का कप पीना होगा तो वो लगा लो इंडिया का 1000 के नियर अबाउट आपको पड़ जाएगा। अगर आप वहाँ पर 4-5 लाख अर्न भी करोगे तो 2-2.5 लाख तो ऐसा होगा कि आपका जो वेस्टेज आएगा एज ए हाईली कॉस्ट पर। अगर आप वहाँ से कुछ आइटम खरीदोगे भी तो वो भी आपको काफ़ी हाईली कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है। और एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई अगर हमारे पास टीआरसी कार्ड हो तो क्या हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अमेरिका जैसी कंट्री में जा सकते हैं। तो भाई ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, आपकी सैलरी सिर्फ लगेगी एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर। आप ट्राई करो, आपका लग सकता है, वर्क परमिट भी लग जाएगा नो डाउट, बट टूरिस्ट विजिटर का आपको थोड़ा इजीली मिल सकता है क्योंकि आपके पास इधर प्रूफ होते हैं। तो वैसे को ये भी लगता है कि आदमी के पास ये प्रूफ है तो ये कंट्री लीव करेगा ही हमारी, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से वीज़ा लगवाओगे तो आपका लग सकता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं और बताऊँ, आप अर्निंग अच्छी करो फिर ये ट्राई करने का कोशिश करो। अगर आपके पास टीआरसी अभी जस्ट आपको मिला है तो एटलीस्ट 6 मंथ का गैप पाकर आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी होम कंट्री में पहले घूम आओ, फिर आप यूके चले जाओ, फिर आप कनाडा चले जाओ, फिर आप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर रुक सकते हैं। जैसे कि होम कंट्री से होकर एक बार जस्ट जरूर है, क्योंकि उसका आपको बेनिफिट कहीं ना कहीं तो देखने को मिलेगा, ठीक है। एक भाई ने बोला था कि कोई एजेंट बताओ जो यूरोप से हमें वीज़ा आगे का लगवा कर दें। तो भाई यहाँ पर बहुत से एजेंट हैं,
पर लेकिन मेरे को अभी कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अभी किसी पर, एक बात और है कि मैं किसी पर ट्रस्ट भी नहीं करता, क्योंकि मेरे अभी लिंक में कोई नहीं ऐसा है आदमी। हाँ, इंडिया से है, अगर इंडिया का नंबर चाहिए होगा तो डीएम कर लेना, इंडिया वालों का मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो और एक बात करते हैं ग्रोसरी पर। एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि भाई जो ग्रोसरी एक अकेले आदमी की जो सिर्फ रोटी पानी से अलावा और कुछ ना खाए तो कितना मतलब कि कॉस्ट आ जाएगा। सो भाई अगर आप स्लोवाकिया की बात करोगे तो 100 यूरो, अगर आप स्पेन की बात करोगे तो 125 यूरो, अगर आप पोर्चुगाल की बात करो तो एज कम्पेयर टू स्पेन सिमिलर ही है, ठीक है। फ्रांस में चले जाओगे थोड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी, अगर आप जर्मन में चले जाओगे तो 150 के आसपास हो जाएगा। कि आप ये लगा लो कि 100 से 200 के बीच में ही रहेगी जितनी भी आप ग्रोसरी हायर करोगे, ठीक है। और एक भाई ने बहुत प्यारा सा, भाई ने ना बहुत प्यारा सा क्वेश्चन किया था। भाई ने मेरे को पूछा है कि यहाँ जो मिल्क मिलता है क्या वो पेस्चराइड होता है। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊँ, उस क्वेश्चन पर मैंने वैसे क्वेश्चन ये ऐड नहीं करना था, लेकिन मैं आपको पता है क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो इंडिया में घर का दूध मिलता है ना वो भाई यहाँ पर नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा तो फार्म हाउस से मिलेगा, थोड़ा कॉस्टली होगा, लेकिन वो जो जो आप बॉक्स में दूध मिलता है ना वो पेस्चराइड ही होता है, उस पर लिखा भी होता है भाई, आप देख लेना, उस पर लिखा होता है कि कितने परसेंट इसमें मतलब कि पेस्चराइड है, कितने परसेंट इसमें मिल्क है, सब कुछ लिखा होता है उस पर, ठीक है। बट मोस्ट ऑफली हमारे गाइस वो जो है बॉक्स वाला ही ट्राई करते हैं, बहुत रेयर आदमी होंगे जिनके घर के पास फार्म हाउस होगा वो वहां से जाकर लेकर आते होंगे, ठीक है। और अगर ग्रोसरी की बात करो तो यार ग्रोसरी यहाँ पर अच्छी है, इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, जैसे कि इंडिया का आशीर्वाद आटा भी मिल जाता है, ठीक है भाई। मैंने तो स्लोवाकिया में मक्की का आटा भी देखा है, वहां पर मिल जाता है भाई, वो भी ब्रिटिश सुपरमार्केट में देखा था पड़ा हुआ था, मैंने उनसे कंफर्म किया कि ये वो है, उन्होंने बोला कि हाँ कि ये मक्की का आटा ही है। और एक बात और बता देता हूँ, जो नॉन वेज खाते हैं और जो वेज खाते हैं उनकी जो ग्रोसरी का खर्चा होगा वो अप डाउन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा जो नॉन वेज खाएंगे उनका थोड़ा सा लो रहेगा और जो वेज खाएंगे उनका थोड़ा हाई होगा, ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आप स्किल की बात करते हो, काफ़ी आदमी को मेरे को काफ़ी मतलब कि स्टूडेंट का भी मैसेज आता है कि भाई इंडिया से या होम कंट्री से कौन सी स्किल सीखनी है जो हमारे आगे चलकर काम आएगी। तो भाई सलून का सीख सकते हो, ठीक है। आप रेस्टोरेंट का सीख सकते हो, जैसे हमारे हॉकर्स हैं, यम्मी किचन है, ऐसी फ्रेंचाइज हैं, वहाँ पर आप काम सीख सकते हो। पीजे का सीख सकते हो, ठीक है। रेस्टोरेंट का काम सीख कर आओ, सलून का सीख कर आओ। आपको अगर डिलीवरी करनी आती है वो सीख के आओ, और आपको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है आप यहाँ पर गाड़ी चला सकते हो। काम बहुत है, कोई भी काम है, अगर आपने नहीं भी सीख कर आई ना, मैं उनको भी एक बात बता देता हूँ, आप यहाँ पर आकर सीख जाओगे, ठीक है। जब मैं आया था मैंने कुछ नहीं सीखा था, मैं ऐसे ही आया था, तो मैंने यहाँ पर आकर काम सीख लिया था। सीख जाता है आदमी, इतना भी वो नहीं है, ठीक है, कि हाँ कि मैं आपको डीमोटिवेट करी जाऊँ कि नहीं यार आप काम सीख कर आओ, कहीं का मन ही नहीं होता, यहाँ पर आओगे सब कुछ हो जाता है। लेकिन हाँ इतना होना चाहिए कि आपका जो माइंड है वो शार्प होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लेजी टाइप आदमी मत बनो। आप लेजी बनकर यहाँ पर मत आना, थोड़ा स्ट्रांगली रहना, फाइनेंशियल स्ट्रांग भी रहना और मेंटली स्ट्रांग भी रहना है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो स्ट्रांग आदमी है वही अपनी लाइफ निकाल रहा है, ठीक है। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि स्ट्रगल सबसे ज़्यादा यूरोप के स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज होती है टोटली डिफरेंट होती है। ऊपर से उनको सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम करने को मिलता है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने अपनी स्टडी भी करनी होती है, तो वो जो लाइफ जो वो लाइफ निकाल रहे हैं ना वो काफ़ी टफ है भाई, एज़ कम्पेयर टू हमारी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एक बात मैं जरूर आपको बोलूँगा कि आप अगर आप स्टडी बेस पे पर आप यहाँ पर आते हो ना तो अपनी स्टडी कंप्लीट किया करो भाई, वो आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बेनिफिट देगी, बीच में मत छोड़ा करो, ठीक है। सो बहुत से क्वेश्चन थे जो मैंने आज क्लियर किए हैं, कुछ अपनी ओर से भी क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट मन में चल रहा है तो मेरे को डीएम कर लेना इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम पर कर लेना फॉलो, और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और वीडियो को कर देना आगे शेयर, ताकि मोटिवेशनल डोज मिल सके। और ऐसी एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें डाउट्स भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो क्लियर किए जाएंगे। और अच्छा लगता है जब आप क्वेश्चन करते हो, और क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन काफ़ी मतलब कि आगे चलकर लोगों को बेनिफिट्स देता है। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहिए, मिलते हैं बाबा की अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।